हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक देवांगन जीके हब सीजीपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है केवाईसी। नो योर कस्टमर। अपने ग्राहकों को जानो। आप बार बार सुनते होंगे कि आपके अकाउंट को केवाईसी कराना है। बार बार आपके में मैसेज भी आता होगा। तो ये केवाईसी है क्या? इस अधिनियम जो जब हम इस सहकारिता वाले सहकारी बैंक वाले चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तब इसमें केवाईसी की जरूरत क्या है, और इस केवाईसी से रिलेट करके हम मनी लॉन्ड्रिंग को पढ़ेंगे। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, इन सभी चीजों को डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग ये दोनों के दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है, और इन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं बैंकिंग व्यवस्था से है, बैंक से है। ठीक है, सभी चीजों को डिटेल में देखेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है केवाईसी, और केवाईसी का फुल फॉर्म है, के का मतलब होता है अपना नो योर कस्टमर। योर कस्टमर। अपने ग्राहकों को जानिए, अपने ग्राहकों को जानो, अपने ग्राहकों को जानो। अब कैसे, ऐसा क्यों, समझिए। इससे पहले आपको एक एक शब्द सुनते होंगे बार बार, उसका नाम है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग को आपको समझना पड़ेगा, और इसी मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए, इसी मनी लॉन्ड्रिंग है, इसी की रोकथाम करने के लिए, या इसी को बोल सकते हैं, या वो आतंकवादी गतिविधि को दूर करने के लिए ही केवाईसी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नो योर कस्टमर की जरूरत पड़ी, केवाईसी की जरूरत पड़ी। तो मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? देखिए, बड़ी ही आसान शब्दों में समझिएगा। जैसे कि पहले पहले मनी लॉन्ड्रिंग को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद केवाईसी क्या है ये भी समझते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब होता है, मनी मतलब क्या होगा, पैसा। मनी मतलब क्या होता है, पैसा। ठीक है, एकदम अच्छे शब्दों में समझते हैं। और लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, लॉन्ड्री। आप जाते हैं ना, कपड़ों को क्या करने जाते हैं कि लॉन्ड्री करवाने जा रहे हैं, कहने का मतलब कपड़े को, गंदे कपड़े को साफ करवाने जा रहे हैं। ठीक है, तो लॉन्ड्री का अर्थ क्या होता है, गंदे को क्या करना, गंदा को, या ऐसे लिख सकते हैं मैले को, गंदे को, या फिर मैले चीजों को क्या करना, को साफ करना। ठीक है, और साफ है मतलब क्या है, वो सफेद है। ठीक है, और गंदा है मतलब वो क्या है, काला है। ठीक, तो काले को सफेद करने के लिए, या गंदे को साफ करने के लिए आप क्या करते हो, लॉन्ड्री के पास जाते हो। सेम वैसी ही, लेकिन वहां पर कपड़े की लॉन्ड्रिंग की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मनी मतलब पैसे की बात हो रही है। तो पैसे को, कौन से पैसे को, काले धन को, काले पैसे को, गंदे पैसे को, याद रखिए, काले पैसे को सफेद करना ही क्या कहलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। ठीक, काले पैसे को सफेद करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। आ रहा है समझ में? जो कि पूरा का पूरा क्या है, एक ब्लैक मार्केट है। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ा मार्केट है पूरे विश्व में। ये पूरा का पूरा क्या है, एक ब्लैक मनी होता है, एक काला धन होता है। इस काले धन को ही, याद रखे, व्हाइट किया जाता है। इसी काले धन को ही क्या किया जाता है, सफेद किया जाता है। और सफेद कैसे, जब भी कोई भी ब्लैक मनी व्हाइट तब होगा जब आप उसको अपने अकाउंट में दिखाएंगे, जब आप टैक्स भरेंगे। समझ रहे हैं? अभी हम बैंक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब बैंकिंग के बारे में समझते हैं। जब भी कोई ब्लैक मनी व्हाइट तब होगा जब आप उसको क्या करोगे, बैंक में जमा कराओगे, अपने अकाउंट में जमा कराओगे। समझ रहे हैं? बैंक में जमा कराओगे, अपने अकाउंट में जमा कराओगे, तो इसी ब्लैक मनी को क्या किया जाता है, किसी बैंक के अकाउंट में डलवा दिया जाता है। ये प्रोसेस मैं बाद में बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, ये किस प्रकार का, बहुत एक पूरा एक चैनल चलता है कि इनका एक पूरा का पूरा चैनल है, पूरा सर्कल है। जैसे कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो खेल चलता है, वो पूरी आतंकवादी गतिविधियां भी इसी से होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करके, जिसमें बैंक की भी भूमिका कहीं ना कहीं है। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से है, कहीं ना कहीं बैंक की भूमिका इसमें रहती है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए। वो जानबूझ के नहीं करते। ठीक है, उनके पास जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जो इस प्रकार की ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं, उनके पास ये सभी प्रकार के पैतरे रहते हैं कि किस प्रकार के हम बैंक में जमा करवा के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर दे। ठीक है, तो इसके लिए बैंक की जरूरत पड़ती है। तो यही बैंक, याद रखिएगा, यही बैंक क्या करती थी पहले, जैसा कि पहले आप सिम खरीदते थे। मैं थोड़ा अच्छे से समझिएगा कहानी, मैं इसको पूरे डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, पहले जैसे आप सिम खरीदते थे, तो सिम अभी अभी जैसे आप सिम खरीदेंगे तो बार बार आपके में एक नोटिफिकेशन आता है। उसके पहले वेरीफाई किया जाता है कि आप ही हो या नहीं, आपके पास कॉल आता है, आपको जिस नंबर में बुला रहता है उस नंबर में कॉल करके वेरीफाई करना पड़ता है, आपकी फोटो ली जाती है। फोटो के साथ साथ जो जो सिम बेच रहा है उसका भी फोटो लगता है। तो ये दुनिया भर के आजकल क्या होता है, वेरिफिकेशन में बोल सकते हैं, प्रोसेस का काम चल रहा है
क्या किस चीज के लिए चल रहा है, क्योंकि गलत हाथों में या गलत प्रकार से इसका यूज ना कर सके सिम का। सेम उसी प्रकार ही चूंकि ब्लैक मनी को व्हाइट किया जा रहा है, कहां पर, बैंक के माध्यम से, बैंक के माध्यम से किया जा रहा है। और बैंक के माध्यम से कैसे होगा, नए नए अकाउंट खुलवा कर, नए नए अकाउंट खुलवा कर होगा। अब पहले क्या होता था समझिएगा, पहले क्या होता था, ये अकाउंट कोई भी बैंक में खुलवा लेता था, बैंक वालों को उनकी जानकारी ज्यादा थी नहीं, और यही ब्लैक मनी को क्या करते थे, व्हाइट मनी करने। जैसे आज के समय में हम देखते हैं, आपके पास भले ही 10 बैंक में अपना अलग अलग अकाउंट हो, लेकिन पैन कार्ड तो एक होगा, आधार कार्ड तो एक होगा, आपके पास जो आईडी प्रूफ है वो तो एक होगा। तो वही कहने का मतलब है, अब जितने भी बैंक में आप अकाउंट खुलवा लो, आपका आईडी, आपका जो आपका पास आईडी कार्ड है, जो आपके पास आधार है, पैन है, वो एक ही रहेगा। इसका मतलब ये है कि हर एक की एक, जितने एक ही आईडी जो है आपके सभी बैंक अकाउंट में है, ठीक है, सभी जितने भी बैंक अकाउंट में हैं। तो ये इसको चेंज किया गया, समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। इससे पहले जब आप बैंक में अकाउंट खुलाने जाते थे, तब किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं होती थी, ना तो पैन कार्ड की, ना आधार कार्ड की। आप अगर बोलते थे डायरेक्ट अकाउंट खुलवाने के लिए, तो बैंक वाले क्या करते थे, आपका अकाउंट खोल देते थे। अब इससे क्या होता है कि बार बार जब आप एक, जैसे एक ए व्यक्ति है, ये मान लीजिए यहाँ पर बैंक अकाउंट खुलवाया, यहाँ पर भी खुलवाया, यहाँ पर भी खुलवाया। अब यहाँ पर मान लीजिए कोई किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, तो ब्लैक मनी को क्या किया जाता था, इसी एक आदमी के अकाउंट में मान लो 1 लाख डलवा दिया गया, इसी के अकाउंट में 1 लाख डलवा दिया गया, फिर इसके अकाउंट में 1 लाख डलवा दिया गया। तो यही क्या होता था, बिना किसी जानकारी के ये क्या करते थे, किसी व्यक्ति का अकाउंट खुलवाते थे। बैंक को उसकी ज्यादा जानकारी थी नहीं इस व्यक्ति की, और इसी में क्या करते थे, ब्लैक मनी को डलवाते थे और उसको क्या कर लेते थे, व्हाइट कर लेते थे। मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको मनी लॉन्ड्रिंग अगला आपका चैप्टर है, उसमें पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो ये क्या करते थे, अपने ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश करते थे। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कुछ इसी प्रकार से ये खेल चलता था, और इसी खेल को जो ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे, बैंक की बिना जानकारी के, याद रखिएगा, बैंक उस समय ज्यादा आपको वेरीफाई नहीं करता था, इसलिए आप बोल सकते हैं कि बैंक की जानकारी के बगैर वो क्या करते थे, ब्लैक मनी को व्हाइट करते थे। इसीलिए इसलिए क्या किया गया, इसलिए पहले की बात बताओ, इसलिए क्या किया गया, 2002 में आरबीआई ने क्या दिया, प्रत्येक बैंक को, आरबीआई ने प्रत्येक बैंक को नए खातों में, जब भी आप नए खाते खुलवाएंगे, नए अकाउंट में, जब भी आप नए अकाउंट खुलवाएंगे, नए खातों में या नए अकाउंट में, केवाईसी केवाईसी क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। केवाईसी क्या कर दिया, अनिवार्य कर दिया। केवाईसी अनिवार्य मतलब नो योर अकाउंट, सॉरी, कस्टमर, अपने ग्राहकों को पहले जानो, उसके बाद क्या करो, उनका अकाउंट खोलो। समझ रहे हैं, पहले आप अपने ग्राहकों को तो जानो कि आपके ग्राहक कैसे हैं, उसके बाद आप उसके अकाउंट को खोलिए। कहने का मतलब, आप ग्राहक को कैसे जान सकते हो, उसका आईडी लेकर, आईडी जैसे उनका आधार ले लीजिए, उनका आधार कार्ड होगा, उनका पैन कार्ड होगा, ठीक है, उनका ड्राइविंग लाइसेंस होगा, उनका मनरेगा बना होगा तो मनरेगा कार्ड होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। उनका कुछ भी प्रकार से अगर उनके पास अगर किसी भी प्रकार की आईडी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आईडी को वहां जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। तो उनको याद रखे, आईडी की जरूरत रहेगी, नो योर अकाउंट। आप अपने जितने भी कस्टमर है उनके बारे में आप कम से कम जानिए, और बहुत अच्छे से जानिए, बहुत अच्छे से जानिए। इसके लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है, क्लियर है, इसके लिए केवाईसी की जरूरत पड़ती है। तो क्यों लाया गया, ये सब क्यों लाया गया, तो मेनली लाया गया था आपके मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए, आतंकवाद को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए ही मेनली लाया गया था आपका केवाईसी। किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा लाया गया था प्रत्येक बैंकों के लिए, ठीक है। और ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ है आपका 1 जुलाई 2005 को, 1 जुलाई 2005 को। समझ रहे हैं, ये लाया कब गया, 2002 में आरबीआई के द्वारा एक निर्देश दिया गया, और 1 जुलाई 2005 को क्या हुआ, लागू हुआ। तो क्या इससे पहले मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया गया था, क्या किया गया था, याद रखिएगा, इससे पहले भी किया गया था। और आरबीआई का एक, याद रखिए, आरबीआई में क्या है, एक अधिनियम है जिसका नाम क्या है, बैंकिंग विनियमन बैंकिंग विनियमन अधिनियम। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1949 में, सबको पता होगा। और इसी की धारा 35A में, इसी की धारा 35A में कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग को क्या करना है, मनी लॉन्ड्रिंग के बाद में क्या लगाना है, मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने की बात कही गई है। किसमें, आर्टिकल
आर्टिकल 35A में कहा, कौन सा अधिनियम, बैंकिंग अधिनियम, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A में मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने की बात कही गई थी। लेकिन कैसे, ये पूरी की पूरी रोकथाम करने के लिए प्रोसेस चल ही रहा था। लेकिन केवाईसी यहाँ पर अगर आपको स्ट्रिक्ट करना है तो इसके लिए 2002 में आरबीआई के द्वारा स्ट्रिक्ट रूप से, इसको याद रखिएगा, मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए केवाईसी लाया गया। इसीलिए प्रत्येक अकाउंट में आप देखते होंगे, अभी भी आप जब भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो दो चीजों की जरूरत होती है। एक मेनली आप देखेंगे, मेनली है ना, क्योंकि लोगों के पास ये दो चीज तो होता ही है। पहला आप देखेंगे तो होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो है पैन कार्ड। ये दोनों की जरूरत होती है। ठीक, अब इसीलिए अगर आपके पास आधार कार्ड पैन कार्ड नहीं है तो भी से अकाउंट खुल सकता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं खुलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके पास केवाईसी नहीं हुआ है तो आप अकाउंट नहीं खुलवा सकते, खुलवा सकते हैं, बशर्ते 1 साल के अंदर आपको जाके उनको आपका जो भी डॉक्यूमेंट बोला गया है उसको देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए शर्त है, क्या है, हम पूरी क्लास आज हम डिटेल में देखेंगे। समझ रहे हैं? तो एक समझते हुए चलिएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग को शॉर्ट में समझिएगा। कोई एक, मान लीजिए एक दुकानदार है, एक मान अच्छे समझिएगा, ए व्यक्ति, यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, ए व्यक्ति क्या है, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक दुकानदार है। यहाँ कोई, ये शॉपकीपर, यहाँ कोई व्यक्ति क्या किया, कोई सामान खरीदने आया तो मान लीजिए 1 लाख का बिल बना है, 1 लाख का क्या बना, बिल बना, ठीक है। अब ये क्या किया, 1 लाख रुपए के बिल को, समझना अच्छे से, 1 लाख रुपए के बिल में ये क्या किया है, टैक्स मान लीजिए लग रहा था, जो भी है टैक्स 18% मतलब 18,000 रुपए का टैक्स लग रहा था। अब ये क्या किया, टैक्स ना पटा के, बिना बिना बिल का, याद रखिएगा, बिना बिल का क्या किया है, वो उसको सामान बेच दिया। अब जब बिल ही नहीं है उसके पास तो वो पैसा जो है सरकार का या किसी के पास जाएगा ही नहीं, समझ रहे हैं ना, वो तो उसकी जेब में चला गया ना, एक जेब में चला गया वो पूरा का पूरा पैसा। अब उसकी जेब में पैसा चला गया, अब उसको वो अकाउंट में, ये तो एक ही की बात हुई ना, ये कईयों से ऐसी करता होगा, हजारों से ऐसी करता होगा। तो क्या हजारों से ऐसी कर रहा है तो क्या इतने इतने पैसे को वो जाके बैंक अकाउंट में जमा करा सकता है क्या? नहीं। तो इसके लिए क्या करता था, क्या करेगा, ये एक एग्जाम्पल की बात बता रहा हूँ ना, इसके लिए क्या करेगा, ये अपने पैसे को कहीं बाहर भेजेगा, कहीं बाहर विदेश भेजेगा, समझ रहे हैं, कहीं बाहर विदेश भेजेगा, और वहां पास पहले से कंपनी रहती है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, और ये इनके ब्लैक मनी को क्या करके व्हाइट मनी करेगा, और व्हाइट मनी करके इनको वापस एक शॉपकीपर को पैसा मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पर कमीशन लेने का काम करते हैं, ठीक है। तो यही करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस होता है ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए हम अगले चैप्टर में पूरा डिटेल फ्लो चार्ट से मैं एक डायग्राम के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। तो केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक। चलिए, हो गया, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या अगर क्वेश्चन है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करने के लिए आपका बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35A में भी बोला गया है। उसके अलावा 2002 में क्या कहा गया कि आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की और ये कहा कि प्रत्येक बैंक को अब नए अकाउंट खोलने के लिए उनको केवाईसी की जरूरत होगी, ठीक है। और ये 1 जुलाई 2005 को ये सभी बैंकों के लिए इसको लागू कर दिया गया। क्लियर, समझ रहे हैं? अब इसकी सिफारिश कौन की, सिफारिश किसके द्वारा किया गया, सिफारिश जो है किसके द्वारा किया गया कि इस प्रकार के काम हम कर सकते हैं। तो सिफारिश किया गया था, याद रखिएगा, इंटरनेशनल एक दल है, बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल संस्था है, और उस इंटरनेशनल संस्था का नाम है एफ ए एफ एफ ए एक सेकेंड FATF। इसका फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वित्तीय गतिविधि कार्यबल, याद रखिएगा, वित्तीय गतिविधि कार्यबल। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इन्हीं के ही सिफारिश पर, याद रखिए, इन्हीं के ही सिफारिश पर भारत में पैसों का भुगतान कानून संचालन जो अधिनियम है वो लाया गया, और इसी के कारण ही, इन्हीं के दबाव के कारण ही, याद रखिएगा, इन्हीं की दबाव तो ना बोल सकते हैं, इसी की सिफारिश पर ही हमारे भारत में केवाईसी वाली जो चीजें हैं वो अनिवार्य रूप से लागू कर दी गई। क्लियर, आ रहा समझ में? अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य। अगर मैं बात करूं केवाईसी की जरूरत क्यों पड़ी, सभी अकाउंट में आप अपने आईडी को जमा करेंगे, तो इसके लिए क्या उद्देश्य था, तो अभी आपको बताया था आतंकवाद को दूर करने के लिए। तो पहला देखते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग,
एंटी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होगा, ठीक है। अर्थात मनी जो पैसा है, ब्लैक मनी है, याद रखना उसको, इसको क्या बोलते हैं, आप ब्लैक मनी को अवॉइड करते हो उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसी को दूर करने के लिए ये इसका मेनली उद्देश्य है कि मनी लॉन्ड्रिंग को दूर करना, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बोल सकते हैं। दूसरा, आतंकवाद को दूर करने के लिए, किसके लिए, आतंकवाद को दूर करने के लिए, ठीक है भाई। इसी के जो आतंकवादी हैं इनको पैसा कहां से मिलता है, यही ब्लैक मनी ही तो व्हाइट मनी होकर इनको पैसा मिल रही है आतंकवाद को। तो आतंकवाद, याद रखिए ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर हम बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, तो सबसे बड़ी समस्या है इसमें, आतंकवाद भी इससे पनपते हैं, ठीक। तीसरा, अगर हम बात करें तो भविष्य में जोखिम बना रहता है इससे, भविष्य में जोखिम को दूर करने के लिए, भविष्य में जो भी जोखिम होगा उस जोखिम को दूर करने के लिए ये किसकी, केवाईसी की जरूरत पड़ती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसके उद्देश्य को। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से कौन सा केवाईसी के मुख्य उद्देश्य में शामिल नहीं है, तो याद रखिएगा पहला क्या क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा आतंकवाद को दूर करने के लिए, और भविष्य में जोखिम को दूर करने के लिए। समझ रहे हैं, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केवाईसी के घटक। केवाईसी के घटक अगर हम बात करें, कंपोनेंट की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आता है ग्राहक स्वीकृति नीति। ग्राहक स्वीकृति नीति मतलब होता है जोखिम भरा आता है, कोई सामान्य जोखिम भरा आता है, और सामान्य जोखिम भरा आता है, इसको हम पूरा देखेंगे आगे मैं बताऊंगा। तो ग्राहक स्वीकृति नीति, स्वीकृति नीति, देखिए लिखते जाइए क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। इसको मैं आगे की क्लास में मतलब आगे अभी आने वाले समय में इसको अच्छे से चर्चा करूंगा। दूसरा अगर हम देखेंगे तो ग्राहकों की पहचान, ग्राहकों की पहचान, ठीक है। कहने का मतलब घटक ये बोल रहा है कि देखिए, सेकंड आप समझिएगा, ग्राहकों की पहचान क्या मतलब, सभी ग्राहक की एक पहचान बैंक में दी जाएगी, चाहे वो आधार हो, चाहे वोटर आईडी हो, कुछ भी हो, सभी की पहचान तो दी जाएगी। तीसरा, जोखिम प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, ठीक है। जोखिम को दूर करने के लिए याद रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, एक मैनेजमेंट किया जाएगा, इसके लिए एक बोल सकते हैं एक प्रबंध किया जाएगा जोखिम को दूर करने के लिए। समझ रहे हैं। चौथा अगर हम बात करते हैं, चौथा अगर मैं बात करूं, लेन देन, लेन देन की निगरानी। जैसे आपके अकाउंट में कभी मान लो कोई 1 करोड़ डाल दिया, डायरेक्ट बैंक आपके अकाउंट को क्या कर देगा, सीज कर देगा वहीं पे, ठीक है। डायरेक्ट आपके बैंक मतलब आपके अकाउंट में पैसा तो आ सकता है, लेकिन आप उस पैसे को फिर निकाल नहीं पाओगे। बैंक अगर ज्यादा आपके अकाउंट में लेन देन हो रहा है, तो उस लेन देन की निगरानी भी रखता है बैंक, ठीक है। और उसकी जानकारी वापस मतलब आगे उनकी जानकारी देता है कि इस अकाउंट में इतना इतना लेन देन किया जा रहा है। तो ये है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है केवाईसी के घटक के बारे में। क्लियर, आ रहा है समझ में, ठीक है। इसकी पीडीएफ मैं आपको आगे दे दूंगा, आप उसकी पीडीएफ में ले आगे चल के आप देख लीजिएगा, पूरा का पूरा एक एक मैं पीडीएफ के बारे पीडीएफ में क्या क्या चीजें लिखा हूँ, सब चीजों को मैं दे दूंगा, ठीक है। चलिए अगला हम देखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट देखिए, केवाईसी के रूप में, केवाईसी के रूप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी के रूप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आप बैंक जा रहे हैं अपना केवाईसी कराने के लिए, तो क्या क्या उसके लिए चाहिए, जो डॉक्यूमेंट है वो आप जमा कर सकते हैं। जैसे मैं भी बोला, आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सब है। तो पहला है, याद रखिएगा, पहला तो आधार कार्ड है, पहला क्या है, आधार कार्ड। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका पैन कार्ड, ये तो आप सबको पता होगा। तीसरा क्या है, तीसरा है ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस। चौथा क्या हो सकता है, चौथा है वोटर आईडी, वोटर आईडी। याद रखिए, यही यही जो मैं बता रहा हूँ वही बस है ना, ऐसा नहीं क्या इसके अलावा भी कुछ है, ठीक। पांचवा अगर आप देख सकते हैं तो है पासपोर्ट, पांचवा क्या है, पासपोर्ट। और छठवा है मनरेगा कार्ड, मनरेगा कार्ड। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। केवाईसी के रूप में अगर आप केवाईसी के लिए जाते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो इसके लिए मान्य होंगे, वैलिड होंगे। तो याद रखिए, पहला है आधार कार्ड, दूसरा है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर है आईडी है, पासपोर्ट है, और मनरेगा कार्ड है। यही जो है वो किसको, ये या भाई 6 है, तो कोई एक अगर आप जमा करोगे तो डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो वैलिड होगा। परंतु अगर किसी एक कार्ड में, या किसी एक कार्ड में आपका पता नहीं लिखा है, मान लीजिए पता के बारे में मेंशन ही नहीं है, तो आपको दूसरा, इसके साथ साथ कोई दूसरा आपको आईडी भी जमा करना पड़ेगा, आईडी जमा करना पड़ेगा। समझ रहे हैं। अगर पहले में पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है तो दूसरा भी आपको आईडी जमा करना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक, अच्छे से समझिएगा। अगला हम देखते हैं, एडिशनल प्रूफ आपको और क्या क्या देना है आपके एड्रेस में, ठीक। तो देखिए, इसके अलावा नोट करके लिख लीजिएगा,
अतिरिक्त में और क्या क्या दे सकते हैं? अतिरिक्त, अतिरिक्त में और क्या क्या आपको देना पड़ेगा? तो अतिरिक्त की अगर मैं बात करूं तो पहला 2 माह का, 2 माह का पुराना टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल आपको देना है। जो आपका घर में जो भी बिल आता होगा टेलीफोन बिल, समझ रहे हैं, 2 माह का, या फिर आप बोल सकते हैं टेलीफोन बिल देंगे, या तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका बिजली बिल, बिजली बिल, ठीक है। तो 2 माह का होना चाहिए, वो पिछले 2 माह का, मिनिमम पिछले 2 माह का होना चाहिए। वो टेलीफोन बिल हो सकता है, चाहे वो बिजली बिल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा, नगर पालिका का, नगर पालिका का क्या होना चाहिए? रसीद। जैसे मान लीजिए नल के लिए आता है, ठीक है, नल का आप क्या करते हैं, अमाउंट बिल भरते हैं, ठीक है। तो या सफाई का किसी का भी अगर आप टैक्स भरते होंगे या नगर पालिका में किसी भी प्रकार का बिल भरते होंगे तो उसका रसीद चाहिए। तीसरा, बैंक खाता का विवरण चाहिए, बैंक अकाउंट का क्या चाहिए, विवरण चाहिए, है ना, बैंक अकाउंट का विवरण चाहिए, बैंक खाता का विवरण चाहिए कि कितना लेन देन हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सभी का विवरण देना है। चौथा, आपको उसके अलावा चाहिए पेंशन भुगतान आदेश। उसके अलावा अगर आपको पेंशन मिलता होगा तो उसका जो भुगतान करने का जो आदेश होगा वो आपको देना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त, समझ रहे हैं, एडिशनल है ये एडिशनल प्रूफ है आपका किसका, एड्रेस के लिए, कि आपको इसके अतिरिक्त ये भी देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक। चलिए, अगर मैं बात करूं, इससे पहले फिर से मैं बोला था अभी पढ़ाने से पहले, क्या किसी के पास केवाईसी नहीं है तो क्या वो अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकता? क्या? नहीं, गलत। अगर मान लीजिए किसी के पास, अगर किसी के पास केवाईसी नहीं, केवाईसी नहीं है कहने का मतलब अगर किसी के पास आईडी ही नहीं है, अगर किसी के पास आईडी ही नहीं है, आईडी नहीं है तो क्या केवाईसी हो पाएगा? क्या? नहीं। ठीक। तो आईडी नहीं है तो क्या वो अकाउंट नहीं खुलवा सकता? क्या बैंक अकाउंट, वो अकाउंट खोल सकता है, याद रखेगा, वो बैंक अकाउंट खोल सकता है। समझ रहे हैं, वो बैंक अकाउंट क्या कर सकता है, खोल सकता है। इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, लेकिन वो बैंक अकाउंट कैसा होगा वो याद रखिएगा, वो एक छोटा छोटा अकाउंट होगा, याद रखना है, वो क्या होगा, एक स्मॉल अकाउंट होगा, एक स्मॉल अकाउंट होगा। छोटा खाता के रूप में क्या कर सकता है, वो अपना एक अकाउंट खुलवा सकता है। समझ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, छोटा अकाउंट खुलवा सकता है। नोट करके लिखिएगा, इस छोटे अकाउंट पे, जैसे आप एक सामान्य बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप उस पर कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर मैं छोटे अकाउंट की बात करूं तो इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखिएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम लिमिट कितना रहेगा, लिमिट कितना रहेगा डिपॉजिट करने में, रखने का ना, रखने का, तो 50,000 रुपए, 50,000 रुपए ही आप एक बार में रख सकते हैं, एक बार में, या ऐसे लिख ले सकते हैं, लिमिट, इस मैक्सिमम लिमिट है, ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा आप इसमें नहीं रख सकते, ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, अगर मैं बात करूं तो एक साल में, एक साल में, एक साल में 1 लाख रुपए से ज्यादा, 1 लाख रुपए से ज्यादा आप इसमें जमा नहीं करवा सकते, जमा नहीं करवा सकते। कहने का मतलब देखिए, ये 50,000 और 1 लाख दोनों अलग है ना। 50,000 में आप एट अ टाइम वहां पर 50,000 से ज्यादा रख नहीं सकते, लेकिन एक साल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो एक साल में आप 1 लाख से ज्यादा जमा नहीं करवा सकते। हो सकता है आप पहले 50,000 जमा करवा दिए हो, फिर 20,000, फिर 30,000, ले 50,000 जमा करवाए, फिर निकाल लिए, पता चले तो 20,000 को 30,000 बचा, फिर 20,000 जमा करवा दिए उस एक साल के अंदर, अब उस पर फिर 50,000 बचा उसमें, फिर लिमिट क्रॉस हो गया, अब उससे ज्यादा नहीं रख सकते, फिर 30,000 निकाल लिया और फिर 30,000 जमा कर दिए, तो आप टोटल 1 लाख रुपए एक साल में जमा कर दिए। उसके बाद आपके अकाउंट में चाहे 1 रुपए हो चाहे 50,000, कोई मतलब नहीं, आपको 1 लाख से ज्यादा उसमें जमा नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा, अगर हम बात करें तो एक माह में, एक माह में मैक्सिमम, मैक्सिमम 10,000 रुपए क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। समझ रहे हैं, 10 रुपए हम क्या, सॉरी 10,000 रुपए हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक माह में 10,000 रुपए निकाल सकते हैं। चौथा, अगर हम बात करें तो एक माह में मैक्सिमम, जब आप 10,000 निकालेंगे वो कितने बार, 4 बार ही आप निकाल सकते हो, मैक्सिमम 4 बार। आप चाहे एक ही बार में 10,000 निकाल लीजिए, उसके बाद आपका एक माह में नहीं निकलेगा, या तो आप 2,000, 4,000, 2,000, 2,000 करके आप 4 बार निकाल लीजिए 10,000। समझ रहे हैं, ठीक। पांचवा, अगर मैं बात करूं तो विदेशी, विदेशी खाते से, विदेशी खाते से आपके अकाउंट में आप कोई भी पैसा जमा नहीं हो सकता, और ना ही आप उसको भेज सकते हो, नहीं आप उसको भेज सकते हो, ठीक है। और अगला देखते हैं, कि मैं आपको बताया था कि अगर किसी भी प्रकार का अगर हम अकाउंट खुलवा रहे हैं और अगर हमारे पास आईडी नहीं है,
मान लीजिए हम कोई गरीब व्यक्ति हैं या किसी भी प्रकार के हम वहाँ पर अशिक्षित हैं या किसी में हमारे में जागरूकता नहीं है, हमारे पास आईडी ही नहीं है, और अगर हमको अकाउंट खुलवाया गया, हाँ खुलवाना है और हमारे पास कोई आईडी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी हमारा अकाउंट खुल सकता है, देखिए। लेकिन उस स्थिति में आपको 12 माह के अंदर कितना, 12 माह के अंदर, याद रखिएगा 12 माह के अंदर, 12 माह के भीतर आपको क्या आईडी यहाँ पर क्या करना है, आईडी लाना पड़ेगा, आईडी लाना अनिवार्य है, याद रखिएगा। अगर आप 12 महीने के अंदर नहीं लाते हैं तब आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्या आपके पास आईडी नहीं है तो आप क्या किसी भी प्रकार का अकाउंट खुलवा सकते हैं क्या? तो ये हाँ खुलवा सकते हैं, लेकिन वो छोटा अकाउंट रहेगा, और छोटे अकाउंट में क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि अगर हम एड्रेस का आपको प्रूफ देते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या जैसे हम बताएं, मैं भी आपको बताया कि मान लीजिए आपका कोई एड्रेस, नोट करके ऐसे लिखिए, नोट करके लिख लीजिएगा आप, नोट करके लिखिएगा, पहला पहला ऐसे करके लिखिए, एक सेकेंड। यदि 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 आईडी में, यदि आईडी में पता, पता मतलब होता है एड्रेस, यदि आईडी में एड्रेस नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है या दिया गया है, ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में ऐसे दो आपको एक अलग से एक नया आईडी भी आपको देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ आधार कार्ड भी देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा अतिरिक्त अतिरिक्त आईडी आईडी की आवश्यकता होगी, अतिरिक्त आईडी की आवश्यकता होती है, ठीक है, बैंक में। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा याद रखिएगा, मैं भी आपको बताया था, ये कब लगता है, जब आपके में पता नहीं दिया है, एड्रेस नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में दो लगता है, ठीक है, एक अतिरिक्त आईडी की आवश्यकता है। लेकिन अगर आपके में एड्रेस दिया है तो केवल केवल एक प्रमाण या फिर आईडी ही क्या है, आईडी ही पर्याप्त होता है, ठीक है, एक आईडी ही पर्याप्त है, समझ रहे हैं। तीसरा तीसरा अगर हम बात करें कि मान लीजिए जो भी आप जैसे मान लीजिए मैं आधार कार्ड दिया अपना, लेकिन हो सकता है कि मैं आधार कार्ड अभी मैं कहीं जिस जहां पर मेरा आधार कार्ड बना हुआ है, जिस एड्रेस में लिखा हुआ है वो आधार कार्ड में, वर्तमान में मैं उस पते पर नहीं रह रहा हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो याद रखना, लिख लीजिएगा, अगर वर्तमान वर्तमान पते से या वर्तमान एड्रेस से अलग अलग अगर मेरे को मतलब ऐसा समझ लीजिए, वर्तमान पते से अगर मेरे को अलग हूँ, जैसे आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है उससे मैं अलग रह रहा हूँ, वर्तमान पते से अलग रहने पर रहने पर क्या देना पड़ेगा, एक घोषणा, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, घोषणा पत्र, या बोल सकते हैं घोषणा लिया जाएगा आपसे, कि घोषणा पत्र लिया जाएगा, ऐसे आप समझ सकते हैं कि आप इस स्थान पर नहीं रह के, जो आपके आईडी दिए हैं उस स्थान पर नहीं रह के आप दूसरे स्थान पर रहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप रेंट एग्रीमेंट ले आओ, कुछ भी हो सकता है, आपको घोषणा देना पड़ेगा। चौथा चौथा बोल सकते हैं कि यदि आप अपने स्थायी पते पर ही नहीं रह रहे हो, तो 6 महीने के भीतर, आपको समझ रहे हैं, जैसे मान लो अभी तो मैं एक एक बात की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं रायपुर में हूँ, ठीक है, और वर्तमान पते अभी भी स्थायी पता मेरा मान लीजिए रायपुर ही है, और मैं मान लीजिए आ गया हूँ रायगढ़, मैं आ गया हूँ रायगढ़। अब रायगढ़ में ये मेरा ये स्थायी नहीं है, ये मेरा वर्तमान का पता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेरे को अकाउंट खुलवाना क्या घोषणा पत्र देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं अपने स्थायी एड्रेस को ही क्या कर दिया हूँ, चेंज कर दिया हूँ, अगर मैं रायपुर को ही परमानेंट तरीके से चेंज कर दिया हूँ, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में मेरे को 6 माह के भीतर, याद रखेगा, 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर पते में जो भी स्थायी परिवर्तन है उसको बताया जाएगा, जो भी 6 माह के भीतर क्या किया जाएगा, बताया जाएगा, कि जब भी आप केवाईसी होगा तो आपको बताया जाएगा 6 माह के भीतर कि आप इस स्थान पर आप अपना वर्तमान पता छोड़ रहे हैं, मतलब वहां से त्याग कर आप दूसरे स्थायी किसी और एड्रेस में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो इसको आप लिख लीजिएगा, चौथा आप लिख लीजिएगा। पांचवा अगर हम बात करें, पांचवा आप लिखिए, जैसे मान लीजिए हम एक ऐसे, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए मैं एक जॉइंट अकाउंट खुलवाता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक मान लीजिए जॉइंट अकाउंट खुलवाता हूँ, जॉइंट अकाउंट अगर मैं खुलवाता हूँ, तो जॉइंट अकाउंट में सभी जितने भी मेंबर हैं, याद रखिए, जैसे मान लीजिए जॉइंट अकाउंट मतलब मान लीजिए 3 मित्र जो है,
तीन फ्रेंड जो है वो क्या किए हैं, अकाउंट खुलवाए हैं। तो तीन के तीन फ्रेंडों का क्या लिया जाएगा, केवाईसी लिया जाएगा, केवाईसी लिया जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई ये पैसे का लेन देन का काम तीनों को ही करेंगे, तो क्योंकि जॉइंट अकाउंट है इसीलिए याद रखिएगा तीनों का केवाईसी लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, मान लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की अगर मैं बात करूं या किसी समिति की बात करूं, ठीक है, समिति में तो सभी का आईडी प्रूफ चाहिए रहता है। अगर हम समिति स्थापना कर रहे हैं तो मैं बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्या करती है, जाके बैंक में अपना अकाउंट खुलवाती है ना। तो जो भी इसमें अधिकृत पर्सन है, जो भी इसमें अधिकृत व्यक्ति है सेल्फ हेल्प ग्रुप का, केवल उसी का बस क्या लगेगा, केवाईसी लगेगा, सभी का नहीं लगेगा। जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप में मान लीजिए 25 लोग हैं, तो ऐसा नहीं कि 25 के 25 को अपना डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, केवाईसी ऐसा नहीं है। जो भी अधिकृत व्यक्ति है वही बस अपना क्या करेगा, केवाईसी जमा, मतलब अपना आईडी वहां पर जमा करेगा। समझ रहे हैं, ये रहे इंपॉर्टेंट बात, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि क्या, देखिए इसका नोट्स मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में देख लीजिएगा, हैंड रिटन रहेगा, या मैं देखता हूँ कि आपको मैं टेक्स्ट बुक का जो भी नोट्स रहेगा मैं आपको जाकर दे दूं, ठीक है। तो देखिए आपका अकाउंट, जो भी आप अकाउंट खुलवाए हैं, जो भी उसका फ्रीज कैसे होता है, वो बंद कैसे होता है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो अकाउंट का, जो भी अकाउंट खोले, अकाउंट का बंद होना, या फिर बोल सकते हैं इसको फ्रीज होना, ठीक है। फ्रीज और बंद में अंतर है, ठीक। अभी आप समझते हैं क्या है। जैसे जैसे कि मैं बात करूं कि आपके किसी भी आईडी का केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी मान लीजिए नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ है मतलब आईडी प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपको क्या किया जाएगा, प्रत्येक 3 महीने के में 2 नोटिस दिया जाएगा। समझ रहे हैं, 3 महीने के 2 नोटिस देंगे आपको। ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा, 3 महीने में या 3 माह में आपको क्या दिया जाएगा, 2 बार क्या दिया जाएगा, नोटिस दिया जाएगा। कितने में, 3 महीने में 2 बार नोटिस दिया जाएगा कि आप अपना केवाईसी करा लीजिए। समझ रहे हैं, आप अपना केवाईसी करा लीजिए। और अगर मान लीजिए ऐसे भी स्थिति में अगर आप नहीं कराते हैं, अगर मान लीजिए ऐसी भी स्थिति में अगर आप केवाईसी अगर आप नहीं कराते हैं, तो क्या होगा, 6 माह के लिए, याद रखिएगा 6 माह के लिए, इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बोल रहा हूँ समझिएगा, 6 माह के लिए आपके अकाउंट को आंशिक रूप से याद रखिएगा, आंशिक रूप से क्या कर दिया जाएगा, फ्रीज कर दिया जाएगा। आंशिक रूप से याद रखिएगा वो फ्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर है। लेकिन लेकिन ये तो हुआ 6 माह के लिए, और 6 माह के बाद भी अगर अगर 6 माह के बाद भी, ये तो 6 माह के लिए हो गया, अगर 6 माह में भी केवाईसी नहीं हुआ है, केवाईसी नहीं हुआ, ठीक, केवाईसी करने को आया ही नहीं, ऐसी स्थिति में उसके अकाउंट को परमानेंटली, याद रखेगा, परमानेंटली क्या कर दिया जाएगा, पूर्ण रूप से क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, या बोल सकते हो आप फ्रीज कर दिया जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं। तो केवाईसी कराना बहुत जरूरी है किसी के भी अकाउंट को, जब भी अकाउंट खुलवाते हैं उसके लिए। तो क्या आप बोल सकते हैं, आप री केवाईसी आप करवा सकते हो क्या, बार बार आप उसमें, एक बार अगर आपका अकाउंट खुल गया है तो क्या दोबारा जाके आप उसमें केवाईसी करा सकते हो क्या, ये आप बताइए। ठीक, तो बिल्कुल आप करा सकते हैं, एक बार केवाईसी हो गया है तो आप दोबारा भी जाके उसका केवाईसी करा सकते हैं। ठीक, चले अगला देखते हैं। अगला है, एक सेकेंड, अगला टॉपिक है कि जो भी आप अकाउंट है, जो भी आप अकाउंट खुलवाए हैं उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, उसका रिकॉर्ड्स कैसे रखते हैं, जो भी आप अकाउंट खुलवाए हैं उसका रिकॉर्ड कैसे रखते हैं। देखिए अगर खाता खोलने में जो भी दस्तावेज रखते हैं, ठीक है, जो भी दस्तावेज, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट अपना ओपन कराते हैं, मान लीजिए आप अपना अकाउंट क्या किए, ओपन कराए। अब हो सकता है आप अपना अकाउंट आप क्या कर रहे हैं, कुछ समय बाद आप अपना अकाउंट क्या करते हैं, अकाउंट क्या किया, आप क्लोज कर दिए, आप अपना खाता क्या कर दिए, बंद कर दिए। तो ऐसी स्थिति में जो बैंक है आपके डॉक्यूमेंट को, बैंक जो है आपके डॉक्यूमेंट को 5 सालों तक क्या करके रखता है, सुरक्षित रखता है। ठीक है, अगर आप 5 साल तक सुरक्षित रखेगा, उस 5 साल के बाद आपके डॉक्यूमेंट को कहीं भी रद्दी में फेंक दिया जाएगा। क्लियर है, आ रहा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, उसके बाद आपकी उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। क्लियर, ठीक, चलिए अगला है, केवाईसी जब लेते हैं, केवाईसी का बार बार लिया जाना, ठीक है, केवाईसी का बार बार लिया जाना, मतलब या बार बार बोल सकते हैं, इससे अच्छा आप एक यहाँ पर शब्द यूज कर लीजिए, बार बार से अच्छा फिर से, केवाईसी का फिर से। जब आप अपना अकाउंट खुलवाए थे उस समय तो आपको केवाईसी लिया गया था, आपका आईडी लिया गया था, उसके बाद क्या आपका अकाउंट
फिर से उसको चलाने के लिए क्या आपसे फिर से केवाईसी पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल हाँ, याद रखिएगा फिर से पूछा जा सकता है, समझना बिल्कुल पूछा जा सकता है। अब पूछने के कितने के तरीके हो सकते हैं, देखिए कोई भी अकाउंट अगर खुलवाया जाता है तो वो 3 प्रकार से अकाउंट खोलते हैं। देखिए, एक तो होता है अकाउंट अगर वो बंदा सरकारी जॉब वाला है, मान लीजिए सरकारी जॉब वाला है, फिक्स इनकम है, फिक्स सैलरी है, अगर वो पेंशनधारी है फिक्स पेंशन मिलेगा, मतलब उसमें कोई रिस्क ही नहीं है बैंक को, ठीक है? तो ऐसे कर्मचारी या ऐसे व्यक्ति, वेतनधारी व्यक्ति या जिसको पेंशन मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति छोटे व्यापारी बोल छोटे मोटे लोग जिसके लिए बैंक को किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं है, समझ रहा? ऐसे को जो बोल सकते हैं बैंक है, वो रखता है, याद रखिएगा लो रिस्क में रखता है, उसको लो रिस्क में रखता है, इससे रिस्क ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कम है, लेकिन इसीलिए इसको लो रिस्क में रखे हैं। और मान लीजिए ऐसा कोई बोल सकते हैं कंपनी जो कि प्राइवेट हो, या जो कि बोल सकते हैं, एक सेकेंड, जो कि स्वयं का हो, स्वयं का हो मतलब स्वयं उसमें क्या हो, स्वामी हो, मतलब वो क्या बोल सकते हैं, एक प्राइवेट हो मतलब खुद की मेरी एक कंपनी हो, खुद का क्या हो, वो स्वामित्व हो उसमें, ये हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो जॉइंट हो, समझ रहे हैं, जॉइंट अकाउंट मतलब एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर पार्टनरशिप में, या इसी को आप बोल सकते हो साझेदारी में, साझेदारी में व्यापार करना शुरू किया है, ठीक है? या ऐसे व्यक्ति क्या है जो प्राइवेट लिमिटेड है, वो देखते होंगे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी देखते हैं, तो ये सब कंपनी क्या रहती है, ये याद रखिएगा, ये सब की सब रहती है, इंपॉर्टेंट है, ये सब रहती है मीडियम में, याद रखिएगा ये सब रहती है मीडियम रिस्क में रहते हैं, है ना? और एक जो कंपनी आती है वो है ऐसे मतलब कंपनी कहने को मतलब सॉरी, एक जो ऐसे खाते जो कि पूरे के पूरे हाई रिस्क में रहते हैं। हाई रिस्क में कैसे रहेंगे, बैंक उनसे वसूल कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन वो सबके सब हाई रिस्क में रहते हैं। अब हाई रिस्क में कौन रहेगा, अब आप इसको समझते जाइएगा, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताया था लो रिस्क में कौन रहेगा, पहले लो रिस्क से समझते हैं। लो रिस्क में कौन रहेगा, पहला है जिसको वेतनधारी व्यक्ति रहेगा, ठीक है? जिसको पेंशन मिलता है वो व्यक्ति रहेगा, हाँ। और अगर मैं उसकी मीडियम की बात करूँ तो जिसका स्वयं का स्वामित्व होगा वो रहेगा। उसके अलावा जो साझेदारी में अपना अकाउंट खुलवा, जॉइंट अकाउंट जो खुलवाया है उसका रहेगा, ठीक है? तीसरा अगर हम बात करें तो जो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से प्राइवेट कंपनी ऐसा बोल सकते हो, है ना, सीमित कंपनी जो है वो अगर अपना अकाउंट खुलवाती है तो उसको क्या रखा जाएगा, मीडियम रिस्क में रखा जाएगा। अब बात आती है हाई रिस्क में, इंपॉर्टेंट है हाई रिस्क में किसको रखा जाएगा, तो हाई रिस्क में रखा जाता है जो आपके एनआरआई व्यक्ति है, अगर उनका अकाउंट है, ठीक है, उनको एनआरआई मतलब है तो भारतीय, लेकिन वो याद रखिएगा वो बाहर में किसी विदेश में जाके रह रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है, लेकिन वो है भारतीय नागरिक ही, क्लियर है? दूसरा रखा जाता है राजनीतिक अकाउंट को, जो भी राजनीतिक अकाउंट है उनको याद रखिएगा, जो भी राजनीतिक अकाउंट है, जिसका भी जो भी पॉलिटिशियन अगर उसका अकाउंट है उसको क्या इसमें रखा जाता है, हाई रिस्क में रखा जाता है, ठीक है? तीसरा किसको रखते हैं, किसी एनजीओ को, किसी ट्रस्ट को, ट्रस्ट के अकाउंट को, इसको क्या रखते हैं हम, सब सब किस में रखते हैं, बैंक वाले किस में रखते हैं, हाई रिस्क में। आप खुद समझिए ना, इन सभी से बैंक को कितना रिस्क है, अगर ये लेकर भाग गए तो या नहीं दिए तो कितना इनसे रिस्क है, ठीक है? और लो रिस्क सरकारी कर्मचारी से किसको रिस्क हो सकता है, ठीक है, इसलिए वो लो रिस्क में रहते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे सभी व्यक्तियों को एक बार से अधिक केवाईसी जरूर कराना होता है कभी ना कभी, समझ रहे हैं मैं क्या लिखा हूं? तो ऐसे व्यक्तियों को, तो अगर मान लीजिए लो रिस्क वाला व्यक्ति है, लो रिस्क वाला व्यक्ति है अगर कोई भी, तो उसको 10 साल में एक बार क्या कराना पड़ेगा, उसको जाके केवाईसी मतलब अपने आईडी को फिर से दिखाना पड़ेगा, कितने साल में, 10 साल में, क्योंकि लो रिस्क का है, कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन अगर वो मीडियम रिस्क वाला है तो उसके 8 साल में उसको कितनी बार, एक बार दिखाना पड़ता, मतलब जाके अपना केवाईसी कराना पड़ता है। अगर हाई रिस्क वाला है तब तो वो 2 सालों में, याद रखिएगा 2 साल में एक बार अपने आईडी को जाके, आप बोल सकते हैं जाके केवाईसी कराएगा 2 साल में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, समझ रहे हैं? तो जो जो भी हो सकता है, वो चाहे पता हो, अपना आईडी हो, जो भी हो, जो अपना केवाईसी कराया है उसको जाके उसको फिर से कराना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसको समझने के बाद ही हम इसके आगे मनी लॉन्ड्रिंग या फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को हम पूरा डिटेल में समझेंगे। थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश तो किया हूँ, लेकिन पूरा डिटेल प्रोसेस के साथ, पूरा फ्लो चार्ट के साथ, डायग्राम के साथ अगले क्लास में आपके सामने आऊंगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।